हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने अपने एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर जो प्लान बना था सार्जेंट प्लान 1944, उसकी हमने बात शुरू की थी। हमने सार्जेंट प्लान के बारे में पढ़ा, उसके एम्स के बारे में पढ़ा पिछले लेक्चर में, और इसका जो रिकमेंडेशंस थी एंड सजेशंस थे उसको स्टार्ट किया था। उसमें हमने पिछले लेक्चर में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एंड बेसिक एजुकेशन है, और हाई स्कूल जो एजुकेशन है वो तीन इसके पॉइंट कंप्लीट किए थे। अब हम इसके चौथे पॉइंट में जाते हैं। हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन थी उसको लेकर इसका ये फोर्थ पॉइंट है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन थी उसके रिगार्डिंग इस प्लान में क्या कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इसका जो क्राइटेरिया है, समय का क्राइटेरिया वो भी कैसा होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बात की थी कि जो भी ग्रेजुएशन की जो डिग्रीज है, जो बीए है या फिर बीएससी है या फिर बीकॉम है, तो इसमें क्या था, इसका जो अवधि है वो 3 वर्ष तक की होनी चाहिए। जो डिग्री कंप्लीट करने का टाइम है वो कितना, 3 वर्ष तक का होना चाहिए। और इसमें क्या सिस्टम किया गया था कि जो +1 है, +1 बच्चा हाई स्कूल में करेगा, और जो आगे +2 है वो यूनिवर्सिटी में करेगा। जो +1 करने की बच्चे ने जो वहां पे थी, हाई स्कूल की बात की गई थी, हाई स्कूल में करेगा +1, और जो +2 है वो यूनिवर्सिटी में उसकी एंट्री होगी। तो जो +2 है उसका लेवल, उसकी जो स्थान है वो कहाँ चला गया था, यूनिवर्सिटी में। इसने +2 का जो क्राइटेरिया था उसको बंद किया था कि ऐसे +1 और +2 दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नहीं होंगी। जो ऑनली +1 है वो हाई स्कूल में होगी, जो +2 है, +2 तक बच्चा यूनिवर्सिटी में, जिसको हम प्रेप भी कह सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएगा। अगर हम बात करें आगे कि जो एडमिशन थे, यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन थे उसका क्राइटेरिया था वो भी ज्यादा कठोर कर दिया था उन्होंने, एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर था। तो इसमें क्या कहा गया था कि अगर हाई स्कूल में, जो माध्यमिक स्कूल से अगर 15 बच्चे पास आउट होते हैं तो ओनली कि 1 स्टूडेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो 14 स्टूडेंट है उसको एडमिशन नहीं हो सकता। उसका जो एडमिशन क्राइटेरिया था वो भी मेरिट बेस्ड थी कि जो सबसे ज्यादा अच्छे रैंक वाला होगा तो उसका क्या एडमिशन था वो यूनिवर्सिटी में हो सकता था। यूनिवर्सिटी में शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए भी बहुत सारे जो काम किए गए। सबसे पहले वहां पे जो टीचर्स थे, एक योग्य जो शिक्षक थे उसकी नियुक्ति की गई, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई, उनकी जो सैलरी थी अच्छी सैलरी में हम इम्प्रूवमेंट की गई वहां पे, और शिक्षकों की जो सेवा दशाएं थी उसमें सुधार किया गया। जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज थी वहां पे टीचर्स की और प्रोफेसर की, उसमें सुधार किया गया। अच्छे से अच्छे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर है वहां पे अपॉइंट किए गए। तो जो सभी विश्वविद्यालय थे, जो सभी यूनिवर्सिटियां थी, वहां पे यूनिवर्सिटीज में एक रूपता करने के लिए कि जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है, सभी यूनिवर्सिटियों में समान एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो व्यवस्था की गई या एस्टैब्लिशमेंट की गई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस कमीशन का काम होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो एजुकेशन का पैटर्न है वो समान रूप से हो, ताकि अगर कोई बच्चा एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसको वहां पे प्रवेश लेने में, वहां पे एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो मतलब पूरा जो यूजीसी का काम होता था वो यही होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का पैटर्न है या फिर जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो सेम होना चाहिए। तो वहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और विद्यार्थियों और जो टीचर्स थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने उनमें एक जो अच्छे संबंध बनाने के लिए और जो एजुकेशन का ज्यादा विकास करने के लिए वहां पे ट्यूटोरियल सिस्टम था, जो उप कक्षा प्रणाली थी वो भी आरंभ की करने के उपलक्ष्य में जो
सार्जेंट प्लान बनाएगा तो उसमें सिफारिश की गई ट्यूटोरियल सिस्टम की बात की, जो ट्यूटोरियल सिस्टम स्टार्ट करने की जो रिकमेंडेशन थी वो भी सार्जेंट प्लान के द्वारा दी गई थी। आगे हम बात करेंगे टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की। इसका जो 5th पॉइंट है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, जिस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि बच्चों को जो ज्यादा जोर था वो चाहे हम बात करें वार्धा स्कीम हो चाहे सार्जेंट प्लान हो, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था ताकि शिक्षा के साथ साथ जो बच्चे का रोजगार और जो व्यवसाय है उसकी भी गारंटी उसको दी जा सके। सार्जेंट योजना ने तकनीकी शिक्षा एवं जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसको पूर्णकालीन तथा अंशकालीन, मतलब फुल टाइम और जो पार्ट टाइम एजुकेशन देने का सिस्टम था शिक्षा संस्थाओं में देने की बात कही कि अगर आप कुछ संस्थाओं में से पार्ट टाइम दे सकते हो, कुछ संस्थाएं थी जो उसमें फुल टाइम जो एजुकेशन है वो प्रदान कर सकते हो। इसके संबंध में जो टेक्निकल एंड वोकेशनल जो एजुकेशन थी उसके संस्थाओं में जो कार्यकर्ता थे, जो वहां पे टीचर्स थे जो और अन्य स्टाफ था वो किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले बात की मुख्य अधिकारी की, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात की, वहां पे कौन कौन से जो अधिकारी होने चाहिए, वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव, एक वहां पे मुख्य जो अधिकारी है वो होना चाहिए, जो सारी जो टेक्निकल या फिर वोकेशनल एजुकेशन की संस्था है उसको मैनेज कर सके, उसके लिए स्टाफ, उसके लिए जो भी फाइनेंशियली क्राइटेरिया वो सारे का सारा वो मैनेज कर सके। आगे जनरल एग्जीक्यूटिव एंड फोरमैन, जनरल एग्जीक्यूटिव एंड फोरमैन कि जो आगे बच्चों को एजुकेशन प्रदान कर सके, जो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन को बता सके, इसलिए ऐसे वहां पे जनरल अधिकारी और फोरमैन वहां पे नियुक्त किए जाने जरूरी थे। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन की नॉलेज देने के लिए सारा ये क्राइटेरिया था वो सार्जेंट प्लान में दिया गया था। आगे हम बात करते हैं स्किल्ड क्राफ्टमैन। स्किल्ड क्राफ्टमैन, वहां पे जो स्किल्ड हैं, जिनको अपने क्राफ्ट की अच्छे नॉलेज है, जो कुशल शिल्पकार हैं, वहां पे उनको नियुक्त किया जाना जरूरी है ताकि वो ट्रेड, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को प्रदान कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ सेमी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड है वो वर्कर भी वहां पे होने चाहिए। सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो वर्कर हैं वो स्कूल को प्रॉपर चलाने के लिए, वहां पे जो संस्थाओं को चलाने के लिए ऐसे जो अधिकारी हैं, जैसे पर्सन हैं, उनकी भी जरूरत है वहां पे वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स। तो ये सारी की सारी जो उनकी सिफारिशें थी वो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग थी। चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पे नियुक्त किया जाए, जनरल एग्जीक्यूटिव एंड जो फोरमैन है वो नियुक्त किए जाए, जो स्किल्ड क्राफ्टमैन है वो नियुक्त किए जाए, और सेमी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी वहां पे अपॉइंट किए जाए, और वहां पे जो रिसर्च वर्कर्स हैं, रिसर्च वर्कर्स भी वहां पे अपॉइंट किए गए। इनकी शिक्षा उच्च शिक्षा संस्थाओं में होनी चाहिए। जो रिसर्च वर्कर हैं उनकी शिक्षा के लिए उच्च जो संस्थान है उसमें भेजा जाए। आगे हम बात करते हैं बालिग शिक्षा या फिर वीमेन एजुकेशन की, सॉरी वयस्क एजुकेशन की, वयस्क शिक्षा की, जिसको हम अडल्ट एजुकेशन कहते हैं, बालिग या फिर वयस्क शिक्षा।
हम 6th पॉइंट पे आते हैं अपने अडल्ट एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे अडल्ट एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वही लोग अपने बच्चों को स्टडी के लिए या एजुकेशन के लिए मोटिवेट करते थे जिन्हें खुद नॉलेज होती थी, या खुद जो थोड़े बहुत एजुकेटेड थे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जोर था वो अडल्ट एजुकेशन पे दिया गया, क्योंकि अगर हम अडल्ट वयस्क को जो लोग हैं उनको अगर हम एजुकेट करेंगे तब भी वो आगे एजुकेशन का जो महत्व है समझेंगे, तभी अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन लेने के लिए वो मोटिवेट कर सकते थे। तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था वो कि 10 साल से लेकर आप 40 साल तक के जो भी पर्सन हैं उनके लिए अडल्ट एजुकेशन का प्रबंध किया जाए, क्योंकि जो लोग हैं अगर 40 साल के पर्सन की बात करें तो उनका स्कूल जाना नामुमकिन नहीं था या फिर कॉलेज जाना। इसके लिए उन्हें अडल्ट एजुकेशन के जो सेंटर थे वो एक जगह प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। खास करके जो रूरल एरिया के लोग थे उन्हें एजुकेशन देने के लिए अडल्ट एजुकेशन के रिलेटेड जो सेंटर थे वो चलाए जाने की वहां पे मांग रखी गई थी। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा उनको सिखाए जाने की बात की, उन्हें मैथमेटिक्स की नॉलेज देने की बात की। उसके बिना वहां पे उन्हें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो सिविक्स है उसकी जो नॉलेज है वो भी वहां पे प्रदान करने की बात की। ऐसे जो सब्जेक्ट थे वहां पे शामिल किए गए ताकि हम अडल्ट पर्सन को एक बेटर एजुकेशन प्रदान कर सके। जो एजुकेशन की बात करें, अगर अडल्ट एजुकेशन की बात, तो उसकी जो समय अवधि रखी गई थी वो 1 से 2 साल तक इसकी जो समय अवधि रखी गई थी। इसका मिनिमम टाइम इन्होंने 1 साल रखा था। बेसिक जो शिक्षा थी वो पुरुषों तथा महिलाओं को एक पृथक जो विद्यालय थे या सेंटर थी वहां पे देने की बात कही गई थी। जो पुरुष थे उनके लिए अलग सेंटर की बात थी और जो महिलाएं थी उनके लिए अलग सेंटर की बात कही गई थी। और स्पेशली अडल्ट एजुकेशन के लिए इस बात पे जोर दिया गया था कि जो अडल्ट एजुकेशन है तो वो रोचक होनी चाहिए और उसमें हम ऐसे तथ्य शामिल कर सकते हैं या ऐसे हम ऑब्जेक्ट वहां पे या टीचिंग मेथड ऐसे शामिल कर सकते हैं जो रोचक तथा उनको मनोरंजक लगे। इसमें हम सिनेमा, रेडियो, ग्रामोफोन, अभिनय आदि का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। और व्यस्तिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए देश में जगह जगह पर जो लाइब्रेरीज हैं हम उसकी स्थापना कर सकते हैं। जो म्यूजियम है उसकी भी हेल्प से हम क्या है जो अडल्ट एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, जो सबसे यहाँ पे मेन मुद्दा था टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी इन्होंने बहुत सारे जो सजेशन थे और जो बहुत सारी सिफारिशें थी वो सार्जेंट प्लान में दी गई। टीचर एजुकेशन को लेकर इन्होंने बात की गई कि जो टीचर एजुकेशन है सबसे पहले तो हम स्कूल्स में जो टीचर और स्टूडेंट का अनुपात है वो ध्यान में रखकर चलेंगे कि जो एक टीचर है वो कम से कम कितने बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है या कितने बच्चों की जो क्लास है वो लगा सकता है। तो इसमें जो अलग अलग पार्ट थे एजुकेशन के, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी या फिर हाई स्कूल की एजुकेशन या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, उसमें अलग अलग जो अनुपात उसका टीचर में रखा गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्राइमरी एंड जूनियर बेसिक स्कूल। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो स्कूल थे, प्री प्राइमरी जो एजुकेशन थी या फिर जूनियर बेसिक जो स्कूल थे उनमें जो टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात था वो था 1:30 का। यहाँ पे हम बात करते हैं टीचर की, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की कि कितने स्टूडेंट है। एक टीचर एक क्लास में 30 स्टूडेंट की बात कही गई थी कि 1:30 जो प्राइमरी, प्री प्राइमरी या फिर जूनियर बेसिक एजुकेशन है उसमें 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं सीनियर, जो सीनियर बेसिक एजुकेशन थी तो उसमें क्या था, एक स्टूडेंट था जो एक स्टूडेंट के लिए जो एक टीचर एक 25 स्टूडेंट तक की जो क्लास है वो बनाएंगे। सीनियर बेसिक एजुकेशन में
25 बच्चों के लिए जो एक टीचर है वो नियुक्त किया जाएगा, जो अपॉइंट किया गया। आगे हम बात करते हैं हाई स्कूल की, तो इसमें ओनली 20 स्टूडेंट की बात वहां पे की गई थी। जो हाई स्कूल एजुकेशन है, हाई स्कूल एजुकेशन में एक टीचर 20 बच्चे के 1:20 का जो रेशियो था वहां पे टीचर एजुकेशन में काउंट किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें जो अध्यापकों की संख्या के बाद जो अनुमान लगाया गया, जो ये रेशियो निकाला था, उसके बाद अनुमान लगाया गया कि कितने टीचर हैं हमें नियुक्त करने की जरूरत है, या फिर टोटल कितने टीचर होने चाहिए हमारे पास, ताकि हम जो एजुकेशन है वो बेटर एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सके। जो ट्रेंड अंडर ग्रेजुएट थे, अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करें तो 20 लाख थे, और जो ट्रेंड ग्रेजुएट थे, अंडर ग्रेजुएट भी 20 लाख और जो ट्रेंड ग्रेजुएट थे वो भी 20 लाख। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि जो 40 लाख टीचर्स थे, 40 लाख जो अध्यापक थे उनकी जरूरत थी। जो 20 थे वो ट्रेंड अंडर ग्रेजुएट थे, और जो 20 लाख थे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होने चाहिए थे। तो इतनी बड़ी जो संख्या थी अध्यापकों की और उनको ट्रेन करना, इसके लिए बहुत सारी जो हम बात करें प्रशिक्षण जो संस्थाएं थी उसकी भी व्यवस्था की जरूरत थी, और जो फाइनेंशियल तौर पे भी जो इसकी खर्चा था उसकी भी बहुत जो जरूरत थी। जो संस्थाएं थी, जो ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट थे वो उनके 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किए गए कि किस टीचर को कैसे जो एजुकेशन थी, प्री प्राइमरी एजुकेशन या फिर सीनियर बेसिक एजुकेशन या फिर जो हाई स्कूल एजुकेशन थी, तो किस किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें जो संस्थाएं बनाई गई थी, उन्होंने 3 प्रकार की संस्थाएं थी। सबसे पहले थी प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए टीचरों शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाएं, फिर था जूनियर और सीनियर बेसिक एजुकेशन के लिए, फिर था हाई स्कूल के लिए। पहला प्री प्राइमरी के लिए उन्होंने संस्थाएं बनाई, दूसरा जो जूनियर और सीनियर बेसिक एजुकेशन थे उसके लिए, तीसरा जो हाई स्कूल एजुकेशन थे। जिस प्रकार से उन्होंने टीचर स्टूडेंट का रेशियो बनाया था उसी तरीके से फिर उन्होंने आगे टीचर ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट थे वो बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही जो सार्जेंट स्कीम थी या सार्जेंट प्लान था, उन्हें टीचर के लिए कुछ और सिफारिशें की थी, जैसे कि जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे रेजिडेंशियल जो फैसिलिटी है रेजिडेंस की वो भी प्रोवाइड की जाए। उनके आवास चाहिए, उनके आसपास आवास चाहिए, या फिर शिक्षण संस्थान के अंदर ही उन्हें हॉस्टल वगैरह के जो प्रोवाइड है वो किए जाए। फिर सब प्रकार की शिक्षा, जो अध्यापकों की शिक्षा है वो फ्री एजुकेशन वहां पे होनी चाहिए, तो वहां पे कोई उनसे पेमेंट ना ली जाए, फीस ना ली जाए। शिक्षकों के लिए जो रिफ्रेशर कोर्स है, अभी नवन जो प्रोग्राम है, जो रिफ्रेशर प्रोग्राम है या रिफ्रेशर कोर्स है, उसकी भी जो व्यवस्था है वो की जाए। और अध्यापकों के प्रति अध्यापक है जो एक टीचिंग के प्रति अगर हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो जो सैलरी थी टीचर्स की, जो सैलरी थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की बहुत सारी जरूरतें थी। अगर हम बात करते हैं कि कुछ और जो इसकी सिफारिशें थी, ये तो थी इसकी टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग, हमने प्री प्राइमरी भी कर ली, हमने वो जो जूनियर और सीनियर बेसिक एजुकेशन है वो पढ़ ली हमने, और फिर हमने जो हाई स्कूल के बारे में पढ़ी, फिर यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन, फिर अडल्ट एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग जो सिफारिशें थी। अब हम बात करते हैं कि इन सब के बजाय, इन सबसे अलग भी उन्होंने थोड़ी सी और रिकमेंडेशन की थी, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय जो सरकारें थी उनमें नियुक्त सहयोग होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हें पूरी जो हेल्प करने की बात कही गई थी कि अगर हम एजुकेशन की डेवलपमेंट चाहते हैं तो हर एक गवर्नमेंट को सहयोग देना है। और छात्रों के जो स्टूडेंट्स है, जो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी हेल्थ चेकअप के लिए भी जो प्रोग्राम है वो किए जाने जरूरी समझे थे उन्होंने। समय समय पर जो स्टूडेंट के स्वास्थ्य का जो निरीक्षण है उस करने के लिए भी जो कार्यक्रम थे वो चलाए जाने की बात रखी थी। छात्रों को व्यवसाय का चयन करने के लिए उचित परामर्श देने के लिए स्थान स्थान पर जो ब्यूरो थी, जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो थी, उसकी स्थापना करने की बात कही थी।
उन्हें जो व्यवसाय थे, जो रोजगार थे, उनकी जानकारी मुहैया करवाने के लिए जो गाइडेंस की बात थी, जो मार्गदर्शन की बात थी, उसके बारे में भी सिफारिश की गई थी। और अगर हम बात करें जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट थे, या फिर हम डिसेबल स्टूडेंट कहते हैं, उनके लिए जो अलग से विद्यालय थे, अलग से जो स्कूल थे, वो खोलने की बात कही गई थी कि जो डिसेबल स्टूडेंट है वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते बैठ के, तो उसके लिए उन्हें अलग से जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाए, स्पेशल जो टीचर्स हैं वो उन बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकें। छात्रों के मनोरंजन को लेकर और सामाजिक कार्यों का जो संयोजन था वो किया जाना चाहिए। स्कूल में समय समय पर जो एक्टिविटीज है, जो कोकरिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, उसका भी जो अरेंजमेंट है वो किया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि जो स्कूल में एक तरह का जो बर्डन है वो उन पे आता है, बल्कि वो शिक्षा को एक अपनी इंटरेस्ट के साथ प्राप्त करें। स्कूल जाने में उन्हें डर ना लगे, बल्कि एक खुशी जो उनके मन में वो पैदा हो एजुकेशन लेने के रिगार्डिंग। तो ये तो इसकी सुजेशन थे और जो रिकमेंडेशन थे जो सार्जेंट प्लान में पेश किए गए थे एजुकेशन की डेवलपमेंट को लेकर। अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ सार्जेंट प्लान। इवेल्युएशन जो सार्जेंट प्लान का था कि इसके क्या मूल्यांकन निकला था। इसका इफेक्ट जो इंडियन एजुकेशन की डेवलपमेंट थी उसको लेकर इसका क्या इफेक्ट निकला था, क्या इसकी मेरिट थी, या फिर क्या इसकी जो लिमिटेशंस थी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ सार्जेंट प्लान। इवेल्युएशन ऑफ सार्जेंट प्लान या फिर सार्जेंट रिपोर्ट या सार्जेंट स्कीम, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका क्या इवेल्युएशन निकला था, क्या इसका मूल्यांकन था कि सार्जेंट योजना का भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो निर्भीक वर्णन किया गया है, भारतीय शिक्षा के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को इसमें डिस्कस किया गया था। इस रिपोर्ट में दी गई जो सुझाव थे या फिर जो सिफारिशें थी वो काफी जो प्रभावशाली और काफी महत्वपूर्ण थी। इससे पहले भी इस रिपोर्ट से पहले भी कई ब्रिटिश अधिकारियों ने या शिक्षा अधिकारियों ने एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है वो पेश की गई थी, लेकिन कोई भी जो योजना थी वो सार्जेंट जो प्लान था, जो सार्जेंट जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके समक्ष नहीं थी, मतलब उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसमें एजुकेशन को लेकर बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी। तो इसमें कौन कौन सी इसकी मेरिट थी, कौन कौन से जो गुण थे, अगर हम बात करें सार्जेंट प्लान की, तो यह संपूर्ण जो भारत के लिए एक व्यापक शिक्षा प्रणाली थी। इसमें एजुकेशन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात कही गई थी। इस योजना में जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात कही गई थी, जो खास करके प्राथमिक लेवल की प्राइमरी जो एजुकेशन थी, जो प्राइमरी और बेसिक जो एजुकेशन थी वो फ्री एंड कंपल्सरी की बात कही गई थी। इसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को शामिल किया गया था, जो रोजगार के लिए सबसे अच्छी थी बात थी यहाँ पे। इसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का ये फायदा था कि बच्चों को जो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं थे, वहां पे अपनी एजुकेशन के बाद वो अपना पर्सनल जो व्यवसाय है, जो रोजगार है वो अपना सकते थे। अध्यापकों की शिक्षा के लिए या अध्यापकों की प्रशिक्षण के लिए इसमें जो पर्याप्त विचार थे या फिर सुझाव थे वो दिए गए, और इसमें जो अडल्ट एजुकेशन थी उसका भी खास तौर पे ध्यान रखा गया। इसमें सार्जेंट प्लान का जो मानना था कि अगर हम अडल्ट पर्सन को एजुकेट करेंगे तो जो उनके बच्चे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एजुकेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो हम बात महत्वपूर्ण बात करें तो वो अडल्ट एजुकेशन को लेकर इसमें लिखी गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्जेंट प्लान में बहुत सारी मेरिट्स थी, बहुत सारे गुण थे, लेकिन इन गुणों के साथ साथ इसमें कुछ सीमाएं भी थी, कुछ लिमिटेशंस भी थी। सबसे अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो ये जो योजना थी, जितनी भी योजना ये पेश की गई, सबसे ज्यादा इसमें था
कि जो खर्चे की बात कही गई थी, इन्होंने करोड़ के हिसाब से जो खर्चा वहां पे कहा गया था, तो इतनी जो इनकम थी या फिर इतना जो फाइनेंशियल हम कह सकते हैं सिचुएशन थी भारत की, ऐसी नहीं थी कि वो इतना पैसा जो एजुकेशन पे खर्च कर सके। इसलिए जो अधिक खर्चीली होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से जो ये प्लान था वो लागू नहीं हो सकता था। तो इसमें जो रूरल एरिया है उसकी जो बात है वो बहुत कम की गई है, कि जो रूरल एरिया में जो टेक्निकल की जो संस्थाएं हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की, उसका ग्रामीण क्षेत्र में जो जिक्र नहीं किया गया था। जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे, जो संस्थाएं थी, तो वो हर गांव में नहीं खोली जा सकती थी। तो इसलिए जो शहरी क्षेत्र थे, दूर दूर ये संस्थाएं होती थी, तो जो ग्रामीण लोग थे, जो रूरल एरिया के लोग थे, इनका जो फायदा था, इनको उतना नहीं होता था जितना कि इनको होना चाहिए था। क्योंकि जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियल कंडीशन भी पेरेंट्स की इतनी ज्यादा नहीं थी, और खुद अकेले बच्चे को बाहर भेजने में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्लान था इसमें स्पेसिफिक कोई बात नहीं कही गई थी। और अगर हम बात करें कि इन्होंने कहा था इसके उद्देश्य में कि हम वो एजुकेशन सिस्टम यहाँ बनाना चाहते हैं जो इंग्लैंड में बन चुका है, तो जो इंग्लैंड का मॉडल था यहाँ पे वो बनाया जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत जो लिमिटेशंस भी थी, लेकिन इसके गुण ज्यादा थे। इन्हें एजुकेशन की छोटी छोटी बातों पर विचार करके बनाया गया था, तो जितने उसमें गुण थे तो उसमें कुछ उसकी जो लिमिटेशंस थी वो भी पाई गई थी। तो हमारा जो टॉपिक था सार्जेंट प्लान को लेकर वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने प्लान के बारे में पढ़ा कि प्लान कब आया था, क्या क्या उसको नाम दिए गए थे, क्या उसके उद्देश्य रखे गए थे, कौन कौन से उसके सजेशन और उसके रिकमेंडेशन दिए गए थे, और क्या उसकी वैल्यूएशन थी। वैल्यूएशन में मतलब कि उसकी क्या उसके गुण थे और क्या उसके जो दोष थे वो स्कीम में थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे।